गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। आइए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में से हर साल रीट परीक्षा के अंदर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक हिंदी में पूछ लिया, मैथमेटिक्स में पूछ लिया और आपका सोशल साइंस में पूछ लिया। मतलब हर जगह यहाँ से क्वेश्चन है, हर जगह एक क्वेश्चन है। ये साइकोलॉजी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप देखें, ये इस टॉपिक क्या है इसको समझते हैं एक बार। देखिए, टॉपिक का नाम है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हम मूल्यांकन का टॉपिक दोस्तों कवर कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उससे नेक्स्ट सीरीज है मूल्यांकन से बात की। ये मूल्यांकन ही है। पहली बात देखा जाए तो CC क्या है, तो देखिए CC कोई अलग से कोई नई चीज नहीं है। CC एक मूल्यांकन का ही प्रकार है, बट इसके अंदर सततता होगी और क्या होगी, व्यापकता होगी। मतलब ये जो भी काम होगा मूल्यांकन का, ये कैसे रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। और व्यापक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। तो पहले इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सतत का मतलब क्या होता है और व्यापक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सतत सतत से समझे, सतत से मतलब ये है कि जो परीक्षा है, बच्चे की जो परीक्षा है, परीक्षाएं बार बार ली जाए, बार बार ली जाए। एक पर जो परीक्षा है वो कैसे ली जाए, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद ली जाए। अर्थात संपूर्ण ईयर के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन चलता रहना चाहिए। जैसे इस सतत से मतलब ये होगा कि पहले जैसे मान कि बच्चे की उपलब्धि चेक कर ली, तो उपलब्धि परीक्षण ले लिया बच्चे का, उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद देखा कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्या रह गई, कमी रह गई है, तो उनको जांचना है कि बच्चे के अंदर क्या कमी रह गई है। तो निदान परीक्षण, कौन सा परीक्षण, निदान परीक्षण करना। जब उपलब्धि ले लिया है तो उपलब्धि के बाद क्या, निदान। निदान का मतलब होता है टू डायग्नोस, कमियों को जांचना। ये टॉपिक डिटेल में आएगा, मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उपलब्धि और निदान इसी की आने वाली है, इसके बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, दूसरा निदान परीक्षण और तीसरा रहता है आपका उपचारात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण रहता है, उपचारात्मक परीक्षण होगा। ये बच्चे की जैसे परीक्षा ले ली, बच्चे की परीक्षा ले ली और बच्चा के अंक, बच्चे के जो अंक हैं, माना कि 70 आए, कितने में से, 100 में थे, 100 में से उसके 70 नंबर्स आए हैं। ठीक है, 100 जो नंबर्स हैं, 100 जो नंबर्स हैं, उन 100 में से 70 नंबर का आना विद्यार्थी के लिए क्या है, एक उपलब्धि है। लेकिन इसके 30 नंबरों का ना आना, ये विद्यार्थी की क्या है, एक कमी है कि विद्यार्थी के 30 नंबर क्यों नहीं आए। ये 30 नंबर क्यों नहीं आए, इस बात का ही जांच करना, इस बात का ही पता लगाना क्या कहलाता है, नैदानिक परीक्षण कहलाता है या निदान परीक्षण कहलाता है। कि कमियों को जांच के देखना है कि क्या कमी रह गई है। और जब कमियों को पता चल जाए, कमियों का सॉल्यूशन हो जाए, जो कमियों का जब पता चल चुका है, तो कमियों का सॉल्यूशन करने के लिए जो परीक्षण काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। जैसे 30 नंबर का मटेरियल उसको नहीं आता था और 30 नंबर के मटेरियल को यहाँ पे आपको दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, द्वारा से पढ़ाया जा रहा है, तब ये कौन सा परीक्षण कहलाएगा, तब ये कौन सा परीक्षण कहलाएगा, उपचारात्मक परीक्षण कहलाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी की उपलब्धि चेक करें, उपलब्धि में क्या कमी रहेगी उसको जांचने के लिए कौन सा परीक्षण करें, निदान करें। और निदान के बाद फिर विद्यार्थी को उस टॉपिक को समझाने के द्वारा से पढ़ाएं, तब कौन सा परीक्षण कहलाएगा, उपचारात्मक परीक्षण। तो ये जो सेटअप है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये लगातार रूप से चलता रहना चाहिए। पहले उपलब्धि, फिर निदान, फिर उपचार, उपचार के बाद फिर क्या, उपलब्धि। ये जो प्रोसेस है साल भर चलती रहे, पूरी ईयर के लिए चलती रहे, साल भर ये चलती रहे, तब ये कौन सा परीक्षण कहलाएगा, हमारा सतत परीक्षण कहलाएगा। मतलब बच्चे का मूल्यांकन चलता रहना चाहिए। और इसमें आप लिखना चाहे तो ये है कि बच्चे का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ये क्या है, सततता है। ये क्या है, सततता। एक कंटिन्यूअस चीज है कि इसे कंटिन्यूअस तौर से ये काम होता रहना चाहिए। सतत के बाद देखें क्या है, दूसरा शब्द दे रखा है आपके लिए व्यापक।
दूसरा शब्द क्या है आपके लिए? व्यापक। व्यापक, व्यापक से क्या अर्थ है? व्यापक से अर्थ है मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापक से मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापकता में क्या होगा? व्यापकता में अध्यापक शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों को भी इंक्लूड करेगा। शैक्षिक क्षेत्र तो इंक्लूड होगा ही होगा व्यापक में। व्यापक इसका नाम इसलिए हो गया क्योंकि शैक्षिक क्षेत्र तो पहले से इंक्लूड होता ही है कोई परीक्षा हो, लेकिन वहाँ पर सह शैक्षिक क्षेत्र भी आपका इंक्लूड होगा। जैसे कि विद्यार्थी खेलने में कैसा है? खेल है, कूद है, ठीक है, खेल है, कूद है, ठीक है। निबंध की प्रतियोगिता है, कोई निबंध प्रतियोगिता। बच्चा कैसा, वक्ता कैसा है? ये बोलने वाला बच्चा है या नहीं है? स्पीकर टाइप का वो बच्चा है या नहीं है, ठीक है ना। नैतिकता, बच्चा कितना नैतिक है, नैतिक कितना है, बच्चा कितना सामाजिक है, बच्चा सामाजिक कितना है। तो जो भी क्षेत्र आपको लगता है पढ़ाई के अलावा जो भी इंक्लूड करना है वो सब इसमें क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मानसिक क्षेत्र तो चलेगा ही चलेगा, मानसिक है, शारीरिक है, ये सारे इसमें क्षेत्र आपके इंक्लूड हो जाएंगे। जब मूल्यांकन, अब देखो अर्थ ये निकल गया था, जब मूल्यांकन सतत हो, लेकिन सततता के साथ कैसा होना चाहिए? व्यापक हो, तो हमारा वो क्या कहलाता है? CCE कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा CCE कहलाता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहलाता है। अब देखिए CCE क्या है? CCE की चर्चा सेंटर लेवल पर हमारे देश में कैसे आती है? CCE हमारे राजस्थान में किस तरीके से चल रहा है? CCE का क्या पूर्णांक रहता है? उस थ्योरी को पूरा समझते हैं। तो देखिए बिना समय गवाए हुए इसको समझते हैं। तो देखिए CCE की जो चर्चा है, CCE की चर्चा पॉइंट वाइज लिखें, जैसे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप लिख लें कि CCE की सर्वप्रथम चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत सबसे पहले CCE की चर्चा की गई। ये देखो भाई, विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये है NCF 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। NCF 2005 के थ्रू इसको लागू किया गया। किसके थ्रू लागू किया गया? NCF 2005 के थ्रू इसको लागू किया गया। सबसे पहले जो इसकी जो चर्चा होती है वो कौन सी नीति में होती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हो जाती है, या सर बल दिया गया, और इसके तहत इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। फिर देखो NCF के थ्रू लागू किया गया, तो सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ? तो देखिए सर्वप्रथम, इसको भी लिखें पॉइंट नंबर 3, सर्वप्रथम CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सर्वप्रथम CBSE ने क्लास 9th के लिए सन 2009 से प्रारंभ किया। कौन से सन से किया? सन 2009 से प्रारंभ किया। मैं आपको बता दूं इसकी एग्जैक्ट डेट हो रहा है 6 अक्टूबर 2009। ठीक है, कितना है? 6 अक्टूबर। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप 2009 याद रख लें, 6 अक्टूबर 2009। फिर क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें कितना है? 4th पॉइंट ये है, सर्वप्रथम CBSE ने इसको लागू कर दिया 9th क्लास के लिए। फिर देखिए 10th क्लास के लिए भी लागू कर दिया गया। 10th क्लास के लिए सत्र 2000 जो 10-11 चल रहा था, सत्र 2010 में किसके लिए लागू कर दिया गया? कक्षा 10 के लिए। तो 10th क्लास के लिए सत्र 2010-11 में इसको क्या कर दिया गया? लागू
किया गया, लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखें इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आरटीई की धारा 29 के सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत सीसीई के लागू करने की बात कही गई है। ठीक है, आरटीई की धारा 29 फर्स्ट के अंदर सीसीई लागू करने की, आरटीई की धारा 29 फर्स्ट के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है जो, उसकी धारा 29 के अंतर्गत, उसकी धारा 29 फर्स्ट का जो सेक्शन ए है, इसकी जो उपधारा 1 के अंतर्गत सीसीई को लागू किया गया। इसके तहत सीसीई को क्या किया गया है? लागू किया गया। ठीक है, अब अपने हम राजस्थान के अंतर्गत आ जाते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या हुआ है। तो देखिए, राजस्थान के अंतर्गत भी सत्र, देखो राजस्थान के अंतर्गत लिख लें, राजस्थान के अंतर्गत सत्र 2010 और 11 में जयपुर एवं अलवर के 60 स्कूलों के द्वारा, कितने स्कूल थे? 60 स्कूलों में सीसीई लागू किया गया, सीसीई लागू किया गया। सर्वप्रथम जो लागू किया गया था राजस्थान के अंतर्गत, वो जयपुर और अलवर के कितने स्कूल थे? केवल और केवल 60 स्कूल थे। वहां पर इसको सीसीई को क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और ये क्या चल रहा है। तो देखिए, वर्तमान में लागू किया गया। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या चल रहा है इसमें देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत, वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत यह सीसीई कक्षा 1 से 5 तक लागू है। कितने तक लागू है? 1 से 5 तक लागू है। और राजस्थान में इसको SIQE के नाम से जाना जाता है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लागू किया गया है और ये SIQE के नाम से ये चलता है। इसका अर्थ हो जाता है राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल। देखो, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल, ये इसकी हिंदी की फुल फॉर्म हो जाती है SIQE। SIQE के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो SIQE क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो आप इतना समझें कि राजस्थान के अंदर जो सीसीई है वो लागू कब से किया गया है? कि 2010 से ही लागू किया गया है। लेकिन कहाँ के कितने स्कूल से? जयपुर और अलवर के स्कूल थे। कितने स्कूल थे? 60 स्कूल से। उसके द्वारा इसको लागू कर दिया गया है। आरटी की कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया? तो आरटी की धारा 29 के नंबर और उप सेक्शन या उपधारा है इसकी किसके अंतर्गत दिया गया है? धारा नंबर 1 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, SIQE की आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक, आगे चलें, SIQE को समझते हैं। SIQE क्या है? देखिए, जो SIQE है, SIQE जो राजस्थान के अंतर्गत सीसीई के नाम से चल रहा है, SIQE का हम डिवाइडेशन करें तो SIQE का जो डिवाइडेशन वो 3 प्रकार से किया गया है। डिवाइडेशन कितने प्रकार से किया गया है? इसका डिवाइडेशन 3 प्रकार से किया गया है। तीनों प्रकार के डिवाइडेशन को हम देख लेते हैं। 3 प्रकार का डिवाइडेशन क्या है? तो फर्स्ट जो डिवाइडेशन है वो है AVL। क्या है? AVL होना चाहिए। और दूसरा है वो होना चाहिए CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडालॉजी होनी चाहिए इसमें, CCP। और एक है आपका CCE,
ये आपके लिए दिए गए। ABL का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ABL देखो विद्यालय में ABL किट भी आती हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए ABL किट आती हैं और उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब उनको सिखाने के लिए जो उसके अंदर जो आते हैं इक्विपमेंट आते हैं, जो भी साधन आते हैं वो बिल्कुल हूबहू ऐसे होते हैं, उनको विद्यार्थी हाथ में ले और उनसे क्या करे, काम करे, ठीक है ना। उनसे मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, कर के द्वारा सीखने की लर्निंग है। एक्टिविटी करेगा तब जाके वो क्या करेगा, लर्निंग करेगा। CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और CC है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये SIQ के नाम से यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत परिचित है। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि SIQ में राजस्थान में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, ऐसे करके आप इसको आप बिल्कुल याद रख लेंगे राजस्थान के अंदर क्या क्या है। तो देखिए CCE है, CCP है और उसके बाद आपका ABL है। ये तीनों आपके अंदर प्रोग्राम क्या है, इंक्लूड है। इनके अलावा कोई चौथा प्रोग्राम इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और देखें कि ये जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं, इन परीक्षाओं का अंक भार क्या रहता है। CC के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं तो हम इसमें एक हेडिंग डालेंगे CC में परीक्षाएं एवं अंक भार। CCE में परीक्षाएं एवं अंक भार। CC में परीक्षाएं एवं क्या, अंक भार। तो देखो CC की परीक्षाएं देखें कि दो प्रकार से होती हैं। यहाँ जो परीक्षा जो बताई गई है CC में वो बताई गई, एक तो होता है रचनात्मक या FA प्रकार की योजनाएं होती हैं और एक होती हैं क्या, ऐसे। FA और SSC में क्या मतलब है, FA से मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट और SA से मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है रचनात्मक आकलन। कौन सा आकलन है, विद्यार्थी का रचनात्मक आकलन। और समेटिव असेसमेंट मतलब योगात्मक आकलन। तो परीक्षाएं हमारे जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं CC के अंतर्गत। एक तो फॉर्मेटिव परीक्षा होती हैं जो साल भर आपकी चलती रहती है और एक समेटिव योजना होती हैं जो आपकी साल में कितने बार होती हैं, 2 बार होती हैं। तो इनको देख लेते हैं कि समेटिव परीक्षाएं कितने होती हैं और फॉर्मेटिव कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इनमें देखा जाए तो पहले होता है FA1 फर्स्ट, फिर होता है FA2, ठीक है, फिर होगा आपका SA1। क्या रहेगा, SA1 प्रकार की परीक्षा रहेंगी। मतलब फॉर्मेटिव प्रकार की पहली परीक्षा हो जाएगी, फिर फॉर्मेटिव प्रकार की दूसरी परीक्षा हो जाएगी, फिर समेटिव प्रकार की कौन सी परीक्षा होगी, पहली परीक्षा होगी। उसके बाद क्या आएगा FA3 होता है, फिर क्या होगा आपका FA4 होता है और उसके बाद होता है आपका क्या, SA2। क्या होता है, SA2। इस प्रकार से इन परीक्षाओं को देखा जाए तो केवल और केवल 6 प्रकार की परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं। 6 प्रकार की जो परीक्षाएं, इन 6 परीक्षा के अंक भार को और देख लेते हैं कि इनका अंक भार क्या रहता है। तो इनके अंक भार के बारे में बात करें तो अंक भार ये रहता है कि ये जो परीक्षा होती है ये सिलेबस के 10% भाग को इंक्लूड करती है। ये परीक्षा भी सिलेबस के 10% भाग को इंक्लूड करती है। जितनी भी फॉर्मेटिव परीक्षा है वो आपके 10% भाग को क्या करती हैं, इंक्लूड करती हैं। 10% भाग है वो कौन सी परीक्षाओं के ऊपर है, फॉर्मेटिव परीक्षाओं के ऊपर दे रखा है। और समेटिव जो परीक्षा है उनके लिए कितना दे रखा है, आप इसको समझें। तो समेटिव परीक्षाओं के लिए पहले कितना दे रखा है, यहाँ पे 20% दे रखा है और उसके बाद यहाँ पर जो समेटिव परीक्षाओं के लिए दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40% दे रखा है। तो अंक भार हमारा इस प्रकार से रहेगा, ये रहता है हमारा परीक्षा, ये तो होती हैं परीक्षाएं और ये क्या रहता है, अंक भार। तो परीक्षाओं का अंक भार इस प्रकार से रहता है। अच्छा, FA परीक्षाओं और ऐसी परीक्षाओं का कई बार अनुपात पूछा गया है। तो देखो FA परीक्षाओं का जो अनुपात है, FA को देखा जाए तो 10, 20,
30 और 40। तो एपी परीक्षा कितनी होती है 40% में हो रही है। और ऐसी परीक्षाओं की बात की जाए समेटिव असेसमेंट है 20 और 40 कितना हो जाता है 60 हो जाता है। इनका यदि अनुपात देखा जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, इसको कट करें तो 2:3 होगा। कितना होगा 2:3। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं समेटिव असेसमेंट इन दोनों प्रकार की जो परीक्षाएं उनका अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखें, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल इसको क्लियर कट आप क्या कर लें, याद कर लें। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। जो सीसी परीक्षा है, जो सीसी है, सीसी परीक्षाओं को ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? जो सीसी परीक्षाएं होती हैं उनको ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो देखो भाई इसमें क्या क्या ग्रेड होती है। इसमें देखो ग्रेड के बारे में बात की जाए तो ग्रेड क्या क्या होती है। ग्रेड होती है इसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 एंड D1 एंड E1 एंड E2। इस प्रकार से इसमें ग्रेड रहेंगी। इनका अंक भार, ग्रेडों का अंक भार किस प्रकार से मैं आपको बता दूं। जैसे आपका कोई बच्चा है 91 to 100 आता है तो उसकी ग्रेड क्या मानी जाती है, A1 मानी जाती है। A2 किसकी मानी जाएगी, यदि कोई बच्चा 81 to कितना आता है 90 आता है तब उसकी क्या मानी जाएगी, A2 मानी जाएगी। B1 के लिए क्या है, B1 की बात की जाए तो B1 वाला है जो बच्चा 71 to कितना आएगा 80 आएगा। B2 का जो बच्चा है वो 61 to कितना आएगा 70 आएगा। और C1 का जो बच्चा है वो आएगा आपका 51 to 60। और C2 का जो बच्चा है वो कितना आएगा 41 to 50। और एंड में आएगा आपका D1। क्या आएगा, D। क्या आएगा, D। डी की जो बात की जाए, डी का जो बच्चा रहेगा आपका 32 से लेकर के 40 तक रहेगा। कितना रहेगा, 33 से 40 तक, सॉरी 33 से लेकर के क्या रहेगा 40 तक रहेगा। और ये रहेगा आपका 20 से लेकर के 32 तक। और ये रहेगा आपका बिलो 20, 20 से भी नीचे। तो देखो ये जो भी परीक्षा दे रखी हैं इनका ये अंक भार है। इस प्रकार से यहाँ का अंकन रहता है कि A1 किस बच्चे को कब कौन सी कंडीशन मिलनी है, A2 किसी बच्चे को कब मिलनी है, B1 कब मिलनी है, C2 कब मिलनी है, D कब मिलनी है। तो देखिए D को आप याद रखें, D जो आपको मिलती है, D आपको मिलती है 33 से लेकर के कब मिलती है आपको 40 तक आपको क्या मिलती है, D मिलती है। ठीक है। और सबसे एंड वाली है वो क्या है, E2 है, E2 बिलो 20। कहने का मतलब यह है सीसी के अंतर्गत किसी परीक्षा का मूल्यांकन करेंगे लेकिन उस परीक्षा को बच्चे में क्या नहीं कर सकते, फेल तो उसमें कर ही नहीं सकते, उसमें फेल तो करना ही नहीं है। क्योंकि बच्चा 20 से भी कम भी नंबर लेके आ रहा है तब भी उसके लिए आप E2 ग्रेड दे देंगे और बच्चे को क्या कर देंगे, आप पास कर देंगे। ठीक है। इसको याद कैसे रखें, जैसे एक तरफ से ऐसे लिख दें, इसको याद करने का एक ही तरीका, इसको ऐसे लिख दें 91 लिखें या 81 लिखें, 71 लिखें, 71 के बाद क्या लिखें 61 लिखें, 61 के बाद 51, 51 के बाद 41, 41 तक लिख लें। और उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएं 41 से 50, 50 के बाद यहाँ 61 आ रही है तो क्या रहेगा 60 आ जाएगा। यहाँ 61 के बाद क्या आ जाएगा 70, क्योंकि यहाँ 71 है और यहाँ 81 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। यहाँ 81 और यहाँ 91 तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 91 के बाद कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है। उसके बाद जो डी रह जाता है, डी आपका कितना दे रखा है 33 से लेकर 40 तक दे रखा है। इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। और E1 एंड E2 इस प्रकार से आपका रहेगा। तो दोस्तों जो CCE के नाम से आपके सब्जेक्ट में शिक्षण विधि में जो आपकी टॉपिक दे रखा है, मापन में, मूल्यांकन में, अदर सारे सब्जेक्ट में दे रखा है, हिंदी में दे रखा है, वहाँ से जो टॉपिक दे रखा है उसको यहाँ से कवर कर लें। ये सब जगह पर सेम रहेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक मैंने इतने विस्तृत तरीके से कराया है कि यहाँ से कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जाएं आप इस वीडियो को देखें जल्दी से जल्दी। और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस पेपर्स पूछा गया अब तक, मैं उसके बारे में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा। एक दो क्वेश्चंस मुझे ध्यान है, जैसे कि इंग्लिश के अंतर्गत 2018 में ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज द CCE की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द CCE। तो एक जगह लिखा था कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन और एक जगह लिखा था कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। ठीक है। तो आप इसको देखें, ये कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस नहीं होता, ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव ही होगा। ठीक है। इस प्रकार से आप इसको
गलत ना करें, बिल्कुल छोटा छोटा सा ध्यान रखें। और यहाँ डी ग्रेड से क्वेश्चन पूछा गया है और आरटी की धारा 29 से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से मतलब एनसीएफ के थ्रू लागू किया गया, तो एनसीएफ 2005 के थ्रू इसको लागू किया गया, वो पूछा गया है। कौन सी शिक्षा नीति में इसकी चर्चा की गई, 1986 शिक्षा नीति में चर्चा की, वो क्वेश्चन पूछा गया है। एसआईक्यू की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, आप जाएं इस वीडियो को देखें और रीट की परीक्षा में अपने जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, उनको जाकर के आप सिक्योर करें। थैंक यू सो मच।